वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। 2 रोज़ पहले म्यू हॉस्पिटल की इमरजेंसी में फायरिंग का एक वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो गया। अच्छा, ये वाक़या जो पेश आया उसके बाद जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी सिक्योरिटी पर बहुत से सवालात उठने लग गए। सो सबसे पहले हमारा मकसद ये है इस सेगमेंट का कि ये जाना जाए कि ये वाक़या पेश क्यों आया, और उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में जो सिक्योरिटी है वो अमूमी तौर पर कैसी होती है, और किस जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है वो किस हद तक मौसर है, और ये वाक़या आखिर पेश कैसे आया, इस पर हम बात करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद रिजवी साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। शाहिद साहब, सबसे पहले तो ये कि ये वाक़या हो गया, वाक़े के बाद जो सिक्योरिटी पर सवालात है वो जन्म ले रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी पर हम बाद में आएंगे। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि ये वाक़या असल में था क्या, फायरिंग किस वजह से की गई और क्यों कर की गई। रहमा, ये शेखपुरा का जो है असल में ये वाक़या वहाँ का है। वहाँ 2 ग्रुप थे, उनमें आपस में लड़ाई हुई, एक बंदा ज़ख्मी हो गया जिसको वहाँ से इधर हॉस्पिटल लाया गया, म्यू हॉस्पिटल। पहले वो लेकर गए वहाँ THQ हॉस्पिटल है, वहाँ भी इतने इंतज़ामात नहीं होते, सहूलतें नहीं होती, क्योंकि पेशेंट क्रिटिकल था। उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया लाहौर रेफ़र कि जी आप इसको लाहौर किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाए, वहाँ जाके इसका इलाज मुआवजा कराएँ। यहाँ पर सहूलत नहीं है। वो लोग यहाँ लाहौर लेके आ गए म्यू हॉस्पिटल। चूँकि उस तरफ शेखुपुरा से आना था तो मेन लाहौर का जो बड़ा हॉस्पिटल वो म्यू हॉस्पिटल है, इसलिए वो लोग वहाँ ले गए। वहाँ जैसे ये लेके आए, इलाज मुआवजा चल रहा था। जो मुखालिफ पार्टी दूसरी थी वो भी इनके पीछा करती हुई लाहौर पहुँच गई। उनको पता लगा जी ये लाहौर म्यू हॉस्पिटल के अंदर है। अब सिक्योरिटी इतनी कोई ख़ास नहीं थी वहाँ पर। बंदे ज़रूर खड़े होते हैं दिखावे के लिए, हाँ जी ऐसे बात खड़े हुए हैं, किसी को चेक नहीं करते, मुकम्मल जामिया तलाशी नहीं होती। ये नहीं होती है, तो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। हाँ। कि पता लग जाए कि किसी के पास कोई चीज़ तो नहीं है, कोई मेटल, हाँ जी, मेटल डिटेक्टर उनके अक्सर के काम नहीं करते। अक्सर मतलब पकड़े होते हैं, बस ऐसे ही सर्च किया, बोलता ही नहीं, क्योंकि पिस्टल एक मेटल से बनता है। अगर वो ठीक हों, चेक करें प्रॉपर, तो बोल पड़ता है। वो लोग मुखालिफ पार्टी वहाँ पहुँच गई, जैसे उनको मौका मिला, पिस्टल था उसके पास, बंदे के जो मुल्ज़म है उसने उसको फायर मार दिए। अब ये एक बड़ी खौफनाक चीज़ है कि एमरजेंसी के अंदर फायरिंग होना, अल्लाह ना करे किसी और को भी लग जाता। 2 लोग ज़ख्मी हुए हैं, ये कौन थे? बेगुनाह बंदा जो है वो मारा जाना था। एक इस वाक़े में ज़ख्मी हुआ था, एक बंदा एक्सपायर हो गया। चूँकि स्पॉट, अच्छा, जो एक्सपायर हुआ है वो कौन था? जिसको क्रिटिकल हालत में लाया उसी को ही मार दिया, या ये कोई? वही था जिसको ज़ख्मी हालत में वहाँ लाए थे, साजिद नाम है उसका, वही था। वो पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया और जैसे उनको मौका मिला उन्होंने उसको फायर मारा, वो मर गया। और उसके बाद जब फायरिंग का ये वाक़या पेश आया तो जो मुल्ज़िमान थे वो चलते बने वहाँ से? नहीं, मुल्ज़िम जो था एक ही था, वो पकड़ा गया एट द स्पॉट। क्योंकि वहाँ पे रश था इमरजेंसी के अंदर, उसको भागने का मौका ही नहीं मिला। आपको पता ना, जब कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो फौरी लोग भी आते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो वो मुल्ज़िम भी ज़ाहिर है कुछ घबरा गया। उसने अपना काम तो कर लिया था, लोगों ने पकड़ लिया, सिक्योरिटी गार्ड भी आ गए, ये हुआ वो हुआ, पुलिस भी बाद में पहुँच गई, जी आओ जी पकड़ लो। वो मुल्ज़िम मौके पे पकड़ा गया, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, उससे तहकीकात भी की, उसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया कि हमारा इसके साथ झगड़ा था। क्योंकि लाहौर से बाहर का वाक़या, इसलिए हमने इसकी इतनी पीछे परसू भी नहीं की कि इनका वहाँ पे क्या था मामला, क्या नहीं था। लेकिन ये एक बड़ी खौफनाक चीज़ है कि यहाँ एमरजेंसी के अंदर तकरीबन फुल होती है। जब भी जाएँ एमरजेंसी, 300-400 पेशेंट जो होता है, किसी बेड पे 2 पड़े हैं, किसी पे 3 पड़े हैं, ये हाल है। क्योंकि इतनी वहाँ पे बेड्स नहीं है कि हर पेशेंट को सिंगल लेकिन ये देखिए, ये शायद इस तरह के वाक़यात होते कम है या हुए कम है, लेकिन अगर आपको याद हो तो कोई 10-11 साल पहले जिन्ना हॉस्पिटल ICU में भी एक वाक़या पेश आया था। आने लगा था कि दहशतगर्दी का एक वाक़या था कि वहाँ पे दहशतगर्द को रखा गया था, दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और बड़ा वहाँ नुकसान हुआ। बड़ा एक हमला किया और फिर बाद में एक अलहदा वाक़े में आकर वो अपने बंदे को वहाँ मार गए थे, उसी वाक़े में मार गए थे, भाग गए थे। अच्छा, भाग गए थे। ये बड़ा एक खौफनाक वाक़या है। वो दहशतगर्दी की उस दौर में बड़ी एक लहर चल रही थी, तो ये उन्होंने बड़ी दीदा दलेरी से काम किया था। हालांकि देखे ना, दहशतगर्दी के वाक़े का मुल्ज़िम हो
दहशतगर्द हो, वहाँ सिक्योरिटी सख्त होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम किया, ले गए दहशतगर्दों को, उन्होंने आते ही सीधी फायरिंग की, जो वहाँ पे स्पॉट पे खड़े थे लोग भाग गए, दाएँ बाएँ हुए, तो वो ये वाक़या पेश आ गया। अब यहाँ मैं बताऊँ कि लाहौर के तमाम हॉस्पिटल, जिसमें जिना हॉस्पिटल है, सर्विसेज है, गंगाराम है, जनरल हॉस्पिटल है, मेयो हॉस्पिटल है, कोई और छोटा हॉस्पिटल भी है ना सरकारी, वहाँ पर पुलिस की चौकियाँ बनी हुई हैं। हर हॉस्पिटल के अंदर पुलिस की चौकी है, वहाँ पे हमला ना होने के बराबर है। तो वो क्या है, सिर्फ दिखावे के लिए एक शो पीस है कि हमने यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं? बिल्कुल ऐसी है, चूँकि वहाँ पे जो नफरी है उसको किसी दूसरे VVIPs के साथ लगाया हुआ है। जिस इलाके थाने में आता है हॉस्पिटल, वहाँ उसी की एक चौकी छोटी सी हॉस्पिटल के अंदर बना दी जाती है। मतलब सर्विसेज हॉस्पिटल की बात की जाए तो ये थाना शादमान के अंदर आता है, उसके साथ पंजाब कार्डियोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, यहाँ 2 चौकियाँ बनी हैं, एक सर्विस हॉस्पिटल की और दूसरी उधर बनी है PIC की चौकी बनी है। इसी तरह मेयो हॉस्पिटल में चले जाएँ, वहाँ भी एक पुलिस चौकी है, वो थाना ग्वालमंडी की हदूद में आता है। इसी तरह आप सिविल लाइन की हदूद में आता है गंगाराम हॉस्पिटल। लेकिन उनकी कारकर्दगी उस तरह से नहीं है, मैन पावर उनके मतलब पास नहीं है। अच्छा, एक तो वहाँ पे पुलिस चौकियाँ बनी है, लेकिन इसके साथ साथ एक मेरा और सवाल है कि हम मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स में भी वहाँ पर सिक्योरिटी का अमला देखते हैं। क्या ये सिक्योरिटी हुकूमत की अपनी होती है या ये सिक्योरिटी गार्ड्स या किसी सिक्योरिटी कंपनी के होते हैं, आउटसोर्स ये मामला किया गया होता है? और मतलब लाइक हर वार्ड के बाहर भी हम अक्सर देखते हैं कोई ना कोई एक आधा सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, तो वो क्या कर रहा होता है? क्या उसका वेपन भी चलता है या नहीं चलता? देखिए, ये इसमें अब चेक करना पड़ेगा कि ये जो हॉस्पिटल की सिक्योरिटीज़ है, क्या इनके अपने सिक्योरिटी गार्ड हैं या इन्होंने जो जैसे ठेके पे दिए होते हैं सिक्योरिटी कंपनीज़ को, उनके हैं। अक्सर आपको पता है सिक्योरिटी कंपनीज़ के गार्ड्स के पास जो असला है वो ना होने के बराबर होता है, उसमें कोई गोली नहीं होती, सिर्फ वो दिखावे के लिए उन्होंने कंधे पर डाली होती है बंदूक, या इधर पिस्टल लगाया होगा कि हमारे पास पिस्टल है। चूँकि आपको पता ना सरकारी मामलात है, हर जगह पे तो कोई आवे का ही बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब होना तो ये चाहिए कि इनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स अपने हों, अपने भर्ती किए जाएं। किसी हॉस्पिटल में शायद हो भी, क्योंकि मैं इसमें इस गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इसका पता नहीं आइडिया कि क्या है क्या नहीं। इनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए। अपने सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे तो उनको पता होगा जी हमें अस्पताल वालों ने पूछना है, जो इनका सुपरवाइज़र होगा आके चेक करेगा, हाँ जी आपकी सिक्योरिटी ड्यूटी कैसी है, आपकी कैसी है। जो वार्ड्स के बाहर बैठे होते हैं, आप जैसे बात कर रही हैं, उसमें होते हैं 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वार्ड बॉय होता है जो अस्पताल का अपना होता है भर्ती किया हुआ, उसका भी यही काम होता है, वो चेक करता है कि वार्ड में कौन मशकूक लोग जा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मतलब बेटाइम लोग। मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स देखे हैं मुख्तलिफ वार्ड्स के, हर वार्ड के बाहर शायद ना हो, लेकिन चंद एक। जी मैं वही बात कर रहा था कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं। मतलब मैं अगर चला गया हूँ, सुबह के वक्त चला गया हूँ, किसी प्रोफेसर का राउंड हो रहा है या किसी का, तो मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा, अपने पेशेंट को मिलूँगा, वहाँ को सिक्योरिटी गार्ड बुला लेंगे या सिक्योरिटी गार्ड खड़ा भी होता है बाज़ दफ़ा, वो मरीज़ों को जो लवाहिकीन उनका तो साइड पे जी राउंड हो रहा, आपने अक्सर देखा हुआ है। तो इसी तरह से वो वहाँ पे किसी वार्ड के बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं। उनका काम यही है कि वो चेक करें कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी के पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। मतलब जब आपके पास चेकिंग ही नहीं होगी तो प्रॉपर जो मर्ज़ी कोई असला ले जाए, कोई बम रख के ले जाए, जैसे अच्छा ये तो वाकया हो गया। इसके बाद कार्रवाई, एक तो ये कि हॉस्पिटल की सिक्योरिटी पर किसी ने, मतलब बहुत से सवाल उठ रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली किसी ने आके, हुकूमती नुमाइंदे ने वहाँ पर आकर देखा कि क्या मामलात हैं, और फिर एक एफर्ट की गई हो कि चलें अब ये वाकया पेश आया या इससे पहले भी अगर कोई वाकया पेश आया लेकिन इसके बाद ना आए, ये आखिरी वाकया हो, तो इसके बाद कोई इंतजामात किए गए या कुछ भी नहीं, बस अभी थोड़े दिन रहेगा मामला, चेकिंग वगैरह होगी, 10-12 दिन के बाद जब सब भूल भाल जाएंगे तो सब कुछ एक रूटीन में आ जाएगा? बिल्कुल ऐसी है। कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई मिनिस्टर इसका किसी ने बॉदर ही नहीं किया, किसी ने बात ही नहीं की, वहाँ पे आके बताया ही नहीं। डॉक्टर्स जो हैं, यंग डॉक्टर्स हैं या दूसरी तंजीमें कोई भी हैं डॉक्टर्स की, उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि जी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। वो तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के वाकये के बाद उन्होंने इसके बाद भी किया, कल हुआ है, कल के बाद भी की होगी क्योंकि उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी यहाँ नहीं है। आज अगर ऐसा वाकया होगा तो आइंदा मुस्तकबिल में भी ऐसा वाकया हो जाएगा। जैसे आपने बात की है कि हफ्ता रहेगा, 10 दिन रहेगा, 15 दिन या महीना, सिक्योरिटी बड़ी सख्त है जी, बहुत सख्त है। हर बंदे को हमारे जो ये सिक्योरिटी के नाम पे भी लोग तंग करते हैं ना,
कोई शरीफ आदमी भी जा रहा होता उसको भी कहेंगे हाँ जी क्या है, ये क्या है, मतलब इस तरह की बातें, ये तंग करने वाली बातें हैं। हफ्ते 10 दिन या महीने बाद वही बात है कि हम भूल जाएंगे हुआ क्या था, कुछ भी नहीं। अल्लाह ना करे फिर कोई इससे भी खौफनाक हादसा पेश आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। आधे तो काम ही नहीं कर रहे। वो उसी तरह मैं बात करने लगा था कि कुछ कैमरे चल रहे हैं, कुछ ख़राब हैं। मॉनिटरिंग कहते हैं कि हम कैमरों से भी कर रहे हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। मतलब देखिए ना, इस बंदे ने पिस्टल तो निकाला होगा, पिस्टल निकाल के उसको फायर मारे हैं। उसकी अबीदा दलेरी देखें, वो पूरा रास्ता चलते हुए वहां तक पहुंच गया। ऐसे ही है, मतलब 1-2 मिनट तो उसको इस कार्रवाई में लगे होंगे। अगर वहाँ कैमरे ठीक होते, अगर वहाँ कोई सिक्योरिटी का निज़ाम ठीक होता हॉस्पिटल की, तो बंदा पकड़ा जाना था, वो उसकी जाने नहीं जानी थी। सोल्यूशन बता दें कोई। सोल्यूशन यही है कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, ईमानदारी से पुलिस अपना काम करे, अस्पताल की इंतज़ामिया अपना काम करे, तो मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रुकेंगे तो नहीं, लेकिन कम ज़रूर हो जाएंगे, कम ज़रूर हो जाएंगे। ये तो फिर हम खौफ होगा, ख्वाब भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में हर बंदा अपना काम जिम्मेदारी से करे। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि हम बड़े इस मामले में शेर हैं कि हम अपना जिम्मेदारी किसी पर डालें, अपना मलबा किसी पर डालें, ब्लेम किसी को करें, अपनी गलती किसी के सर दें, लेकिन खुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी लेने को तैयार नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। ऐसी है। बट थैंक यू सो मच। शायद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वाक़े के बैकग्राउंड और जो सिक्योरिटी लैब से आया उसको हम डिस्कस कर रहे थे। बट वी होप, क्योंकि हम उम्मीद ही कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और हमारे हाथ में कुछ है नहीं कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर हों। हमारी दुआ है। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, मुख्तलिफ ज़ोडिक साइंस और सबका दिन कैसा गुजरेगा ये बताने के लिए टेरो कार्ड रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर दाऊद इस वक्त स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद जी, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एरीज। अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। और जाहिर बात है कि दिन तो सारे बनाए हुए हैं और इंशाल्लाह जब तक बंदे का नींद रहता है तो दिन तो नहीं गुजरते हैं। जी, मुझे थोड़ी सी कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर मैं सुन नहीं पाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है। मैं कह रही हूँ मुझे थोड़ी सी आपकी समझ नहीं आई बात, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर, लेकिन हम एरीज से आगाज़ कर लेते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो बताएं एरीज का आज का दिन कैसा गुजरेगा? जी, मैं देख लेता हूँ जी जनाब, एरीज का आज का दिन कैसा रहेगा। एरीज बुर्ज हमल वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तो एरीज वालों के आज के दिन के मामला में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, मामला डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन सॉलिड किस्म के कोई फैसले करेंगे और बस ये कि चेंजिंग करना चाहते हैं, आज के दिन में कोई बड़ी तब्दीली करना चाहते हैं एरीज वाले, और जो भी तब्दीली करें उसमें सोच समझ कर फैसला करें, क्योंकि डिले आ सकता है, मामला में रुकावट हो सकती है, इसलिए आज का दिन इनका एहतियात वाला दिन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। टॉरस के बारे में बताते हैं। जी, टॉरस वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, देखते हैं जनाब। टॉरस वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तो टॉरस वाले जो है आज बहुत बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए हैं और कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी है लेकिन इसको काफ़ी हद तक कवर कर देंगे। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का भी सोच आ सकती है, मदद आ रही है, लेकिन आज के दिन इन्होंने डिप्रेशन और गुस्से में नहीं जाना। अच्छा जी, डिप्रेशन और गुस्से में नहीं जाना। एंड व्हाट अबाउट जेमिनी? जी, जेमिनी वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा जनाब। तो जेमिनी वालों का आज का दिन टैरो कार्ड क्या कहते हैं, जेमिनी वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा। तो जेमिनी वाले जो है आज के दिन एक तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कुछ फ्यूचर गुजरे हुए वक्त के बारे में मत सोचें, आने वाले वक्त के बारे में अच्छी प्लानिंग करें, हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और प्लस ये काम इनके पास आए हुए हैं मगर कामों की प्लानिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर इनका टाइम वर्क और सिस्टम बेहतर होना चाहिए, और जो चीज़ें इनके दिल और दिमाग में चल रही हैं वो अपने तक रखें, दूसरों तक ना पहुँचाएं। बिल्कुल ठीक। कैंसर वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा जनाब। तो देख लेते हैं कैंसर
टैरो कार्ड क्या कहते हैं, कैंसर वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा। तो कैंसर वाले जो है बहुत जबरदस्त पोजीशन में आज, एक तो अपनी नींद को पूरा करें अच्छा, और ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। दूसरा ये कि इनके पास एक बड़ा काम आ रहा है, उसको जो है उसकी शुरुआत हो सकती है, मगर ये दोपहर 3 बजे के बाद इनके कामों में बड़ी मदद आएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। सो दोपहर 3 बजे के बाद तक का वेट करें अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, मदद उसके बाद आएगी। लियो। लियो लियो वालों का आज का दिन कैसा रहेगा जनाब। तो लियो वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तो लियो वाले जो है बड़े ज़बरदस्त है जी आज जनाब, और आज इनको नए काम मिल रहे हैं, कामों में मदद भी है, हालात बेहतरी की तरफ हैं, और आज नए जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। चेंजिंग है आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा लियो वालों के, और बड़े ज़बरदस्त मूड में हैं, आज कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक ठीक। एंड व्हाट अबाउट लिब्रा? लिब्रा वालों का आज का दिन कैसा रहेगा जनाब। तो लिब्रा वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। लिब्रा वाले जो हैं, एक तो ये है कि आज के दिन जो है अपने मामलात को लेकर थोड़े से डिस्टर्ब नजर आते हैं, कंफ्यूज नजर आते हैं। किसी भी दोस्त की मामलत इनके मामलात में जो है वो असरअंदाज हो सकती है, इसलिए किसी से पार्टनरशिप या कोई पैसों के मामलात में एहतियात करें और फजूल खर्ची से ज़रूर परहेज़ करें, क्योंकि आने वाले वक्त में इनके पास जो है पैसे की कमी का सामना हो सकता है, इसलिए पैसे के मुतल्लिका एहतियात करनी चाहिए इनको। बिल्कुल ठीक है। एंड व्हाट अबाउट स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो वालों का आज का दिन कैसा रहेगा जनाब। तो स्कॉर्पियो वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो वाले आज बहुत कामों में मसरूफ हैं, जिम्मेदारियों का बहुत बोझ है, सारा दिन मसरूफ नजर आते हैं, पुरसकून भी रहेंगे, लेकिन आज काम और मदद और थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय कर रहे हैं, और वेजिटेबल और फ्रूट्स खाएं। आज अपनी सेहत भी ज़बरदस्त नजर आती है। ओवरऑल आज स्कॉर्पियो का ज़बरदस्त दिन है। ठीक हो गया। और सेजिटेरियस का आज का दिन कैसा गुजरेगा? जनाब सेजिटेरियस वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा। सेजिटेरियस वाले जो है, एक तो ये है कि फजूल खर्ची नहीं करनी, पैसों से बल्कि एहतियात करनी है, और सरदर्द थोड़ा सा हो सकता है, कोई नई ऑप्शंस आ सकती हैं, कामों से बल्कि सोच विचार करें, नई शुरुआत है, और बहुत विजन क्लियर है, 2-3 ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह अगर चाहेंगे तो इनके बल्कि काम होते हुए नजर आते हैं। आज के दिन बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह की मदद है। ऑलराइट। और सेजिटेरियस का तो आप बता चुके हैं, कैप्रिकॉर्न का आप बताएं। सेजिटेरियस वाले आज बड़े ज़बरदस्त मदद के साथ, कामों में मदद है, चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कोई नया काम आ सकता है, और पैसे भी मिल सकते हैं, क्लैरिटी मिल जाएगी उनको। ये आप सेजिटेरियस का बता रहे थे या कैप्रिकॉर्न का बताना है? सेजिटेरियस का बता रहा था, अभी कैप्रिकॉर्न के बारे में बताते हैं जनाब। हाँ, ओके। कैप्रिकॉर्न वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा। तो कैप्रिकॉर्न वालों का आज का दिन, आज शुरू से ही सोच में थे कि कामों को कैसे बेहतर करना है, और कोई नया काम मिल सकता है, कामों में भी मदद है। आज कैप्रिकॉर्न वाले बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, और 2-3 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक ऑप्शन पे अमल करेंगे और उससे फ़ायदा हो जाएगा। घर में वक्त दें, फैमिली से मुतल्लिका काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और एक्वेरियस वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा जनाब। एक्वेरियस बुर्ज दिल्लो, एक्वेरियस वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा। एक्वेरियस वाले आजकल जितना आज ज़्यादा कम्युनिकेशन, इंटरनेट, राब्ते, मोबाइल, जितना लोगों से रब्ता करेंगे उतना फ़ायदा होगा, लेकिन आज इन्होंने लड़ाई झगड़ा, बहस तकरार और किसी किस्म की जो है कामों से मुतल्लिका चीटिंग नहीं करनी। कोई कर भी सकता है, इसलिए आज के दिन इन्होंने पॉजिटिव रह के चलना है, बहुत एहतियात के साथ चलना है, फड्डा नहीं करना यानी किसी के साथ कोई। और स्पाइसेस का भी बता दें। स्पाइसेस वाले आज का दिन कैसा गुजरेगा जनाब। स्पाइसेस छौत वालों का टैरो कार्ड क्या कहते हैं, आज का दिन कैसा गुजरेगा। स्पाइसेस वाले आज बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, इसलिए कामों से मुतल्लिका सोच विचार करेंगे, अपनी बातें अपने तक रखें, और जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर रूहानी तरीके से भी मदद लें, और पॉजिटिविटी बहुत मौजूद है। आज के दिन बड़े सीक्रेट काम कर सकते हैं, सीक्रेट कामों में इनकी बड़ी मदद है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज का दिन इनका नज़र आता है।
बिल्कुल ठीक हो गया। सो थैंक यू सो मच दाऊद जी। दाऊद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ ज़ोडिक साइंस, आज का दिन कैसा गुजरेगा ये आप सबने जाना। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ दीगर मौज़ूआत के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम मौसमियाती तब्दीलियों पर बात करेंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा है, इसके साथ साथ एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम बेमौसमी बारिशें बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। किसी भी स्पेसिफ़िक मुल्क में सर्दी का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें सो हाल ही में हमने देखा कि सर्दी का ड्यूरेशन शॉर्ट था, बट सर्दी जो थी वो बहुत लेट स्टार्ट हुई और जल्दी ख़त्म हो गई। इसी तरह अगर हम गर्मियों में देखें सो गर्मी के मौसम में हमने बेतुकी और बेमौसमी बारिशें भी हमने रिसेंटली भी देखी, और अभी भी इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल जब हम लाहौर के वेदर की स्पेशली हम बात करते हैं। सो व्हाट आर द रीजंस। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं सो पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियां हम बहुत तेज़ी के साथ देख रहे हैं। सो पाकिस्तान इससे सबसे ज़्यादा मुतासर क्यों हो रहा है, बिकॉज इस सूरत में पाकिस्तान को बहुत से ख़तरात भी दरपेश हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। रीजनल डायरेक्टर महकमा मौसमियात लाहौर शाहिद अब्बास साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। तो शाहिद साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग भी है, मौसमियाती तब्दीलियाँ भी हैं, लेकिन जब हम स्पेशली पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, या उन चंद मुतासरा ममालिक में शामिल है जिस पर कॉन्सिक्वेंसेस इसके ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह क्या है, पाकिस्तान क्यों इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है? देखें, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ उससे आज से 10 साल पहले तक तो पूरी दुनिया में डिबेट चल रही थी कि ये हैं वाकई हैं या नहीं है, लेकिन आज से 10 साल पहले तक ये पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश हो गया कि ये मौसमियाती तब्दीलियाँ बढ़ रही हैं और ये आगे इनका जो है इफ़ेक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। उसके बाद लोगों ने क्या किया कि इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, इसके मुताबिक अपने मामलात एडजस्ट करने शुरू कर दिए। पाकिस्तान में चूँकि उस तरह से हम लोग ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हमारे पास वसाइल भी नहीं है, तो हमने उनको अपने रूटीन को, अपनी क्रॉप्स को और बाकी चीज़ों को उसके साथ एडजस्ट तो करना शुरू किया, लेकिन उतना नहीं कर पाए जितना इसकी तब्दीलियाँ हैं। और वक्त के साथ साथ इन तब्दीलियों में इजाफा होगा। मौसम के हवाले से जो मौसम की शिद्दत है पूरी दुनिया में, उसमें इजाफा हो रहा है। गर्मी भी बढ़ रही है और सर्दी भी बढ़ रही है। सर्दी के रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं, बर्फ़बारी के रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं, स्नोफॉल के भी टूट रहे हैं। इसी तरह जो हीट वेव्स आती हैं उसके भी आप लेकिन देखें। पाकिस्तान वही बात है जिस तरह से अभी आप ब्रेक के दौरान भी कह रहे थे कि यहाँ पर हाई पीक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, इसके अलावा समुंदर और मुख्तलिफ चीज़ों का। सो मैं चाहूँगी कि आप ऑन एयर हमारे देखने वालों को बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त क्यों सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। देखिए, पाकिस्तान की जो जोग्राफ़ी है उसमें ऐसे है कि एक बहुत बड़ा हमारा मुल्क नहीं है, लेकिन इसमें से वो सारी एक्सट्रीम चीज़ें जो है ज़मीन पे पाई जाती हैं। इसमें समुंदर भी है और सहरा भी हैं, उसके अलावा ग्रीन मैदान भी है, उसके अलावा हाई माउंटेन भी है। जब यहाँ से एनवायरनमेंट की हवाले से जब हवाएं या कोई चीज़ गुजरती है तो हर इलाके में उसको डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलता है। सहरा के ऊपर से वही सिस्टम गुजरेगा तो उसको ड्राई एयर मिलेगी, अगर कहीं मॉइस्चर इलाके में मिलेगा तो उसको नमी मिलेगी, पहाड़ों से जब नमी टकराएगी तो यकदम वो बारिश होगी। और इन एक्सट्रीम जो हमारी जोग्राफ़ी की वजह से हमारे यहाँ जितना भी मौसम है उसकी शिद्दत में और उसकी तब्दीलियों में और ज़्यादा इजाफा होता जाता है। और इस वजह से जो पाकिस्तान है, पूरी दुनिया ने इस्टेब्लिश किया है कि जिन मुल्कों की जोग्राफ़ी इस तरह की है उनमें जो तब्दीलियाँ वो ज़्यादा असर करेंगी। पाकिस्तान टॉप 10 या टॉप 5 मुल्कों में है। पाकिस्तान के साथ साथ और कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये तब्दीलियाँ जो हैं वो ज़्यादा असरअंदाज? पाकिस्तान है, जैसे ब्राज़ील है, इस तरह हमारे साथ अटैच इंडिया है। और इनमें से जो तब्दीलियाँ आ रही है वक्त के साथ साथ इनमें इसलिए होगा कि फ़र्ज़ करो आप बारिश की मकदार अगर हमारी नर्दन एरिया में बढ़ती है तो हमारी स्लोप बहुत ज़्यादा है। स्लोप से वो तेज़ी से पानी जब आएगा पहाड़ों पे तो वो फ्लैश फ्लडिंग हो जाती। अगर उतनी ही बारिश मैदानी इलाकों में तो वो तबाही नहीं लाती। यहाँ पहाड़ी इलाकों में अगर थोड़ी सी बारिश की जो है इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो फौरी तौर पे बारिश के पानी का जो एक रेला बनेगा वो सारी इलाकों को जो है तबाह करते हुए आगे गुजर जाएगा। इसी तरह अगर हमारे बहुत ज़्यादा पहाड़ की ऊंचाई ना हो या बहुत ज़्यादा एरिया की स्लोप ना हो तो उससे ये होगा वो ख़तरात कम हो जाते हैं। दूसरा ये है कि टेम्परेचर है।
पाकिस्तान में एट ए टाइम इन दिनों में आप देखें तो सियाचिन से लेकर सिंध तक कोई मोर देन 50 डिग्री का फ़र्क होता है एक मुल्क में एक ही वक्त में। बाकी लोगों की या मुल्कों में ऐसे नहीं है। ये तब्दीली जो है इतनी बड़ी जो एट ए टाइम जो वेरिएशन है टेम्परेचर की, इसकी वजह से जहाँ जहाँ से उसको मुख्तलिफ टेम्परेचर मिलता है तो उसी एनवायरनमेंट को, उसी हवा को जो ऊपर से गुजरती है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्स करती है। कुछ इलाकों में वो जो है आंधी बनती है, कुछ जगहों पे वो ओले बन जाते हैं और कुछ जगह पे वो इवन के हमारी अप्रैल में भी स्नोफॉल हो जाती है। तो इस जोग्राफ़ी की वजह से और हमारी जो हाई माउंटेन और इनकी वजह से जो तब्दीलियाँ हैं वो और शदीद हो जाती हैं। अच्छा, जिस तरह हमने पाकिस्तान में लास्ट ईयर देखा, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा फ्लड, पाकिस्तान का एक तिहाई जो हिस्सा था वो पानी में डूबा रहा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी हम देख रहे हैं। लोगों की मुश्किलात अभी भी हैं, वहाँ पर बहुत से ऐसे घर हैं जो अभी तक आबाद नहीं हुए, पूरी की पूरी बस्तियाँ बह गई। अभी हम देख रहे हैं कि जो तूफ़ान बिपर जॉय है, सो क्या इससे पाकिस्तान को कोई ख़तरात वाबस्ता हो सकते हैं? और इसके साथ साथ मतलब कोई नेचुरल डिज़ास्टर की सूरत में, हम अल्लाह ना करे बट आने वाले वक्त में बिकॉज ऑफ ऑल दीज एनवायरमेंटल चेंजेस या क्लाइमेट चेंजेस, हम कोई इसके आफ्टर इफेक्ट्स मज़ीद देख सकते हैं जिस तरह लास्ट ईयर हमने देखा? देखिए, जो अब तूफ़ान है अब तो अगले 36 से 48 घंटों में वो ज़मीन पे हिट कर जाएगा और उसमें से जो हवाएं हैं उसकी रफ्तार जो है 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, 150 किलोमीटर के करीब है। अब जब पाकिस्तान के साली इलाकों में वो केटी बंदर और टकराएगा, ज़्यादातर हिस्सा तो उसका इंडिया में होगा, लेकिन हमारे जो साली इलाके हैं उनमें पानी की, उसकी वजह से जो समुद्र में पानी की लहरें उसकी जो होगी 15 से 20 फुट या इससे भी ऊंची लहर पैदा होगी। अब वो जो लहर होगी तो समुद्र के किनारे से बाहर निकलेगी। हमारी जो बस्तियाँ उनके साथ आबाद हैं समुद्र के बराबर जो उसके नीचे लग, उनमें तो 8-10 फुट पानी भी भरने के चांस है, उनके लिए तो ख़तरात हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जितने भी हमारे समुद्र के साथ साथ इलाके हैं वहाँ जो बस्तियाँ बनी होती हैं वो कच्ची बस्तियाँ होती हैं, जब बहुत ज़्यादा मजबूत बिल्डिंगें नहीं होती, और वहाँ पे जब तेज़ हवा चलेगी 150 किलोमीटर की तो वो उनके काफ़ी ख़तरात हैं नुकसान होने के। तो इसलिए सिंध गवर्नमेंट ने भी हमारी अलर्ट पे और वार्निंग पे जो हम पिछले 10 दिन से कर रहे हैं, तो उसके उन्होंने काफ़ी कोशिश की है लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट करने के, लोगों को अलर्ट करने के, ख़ास तौर पे तो किया भी जा जी किया जाए। ख़ास तौर पे समुद्र के अंदर जो कश्तियाँ होती हैं, मछेरे होते हैं, उनको कहा है कि आप अगले 4 दिन के लिए 14 से लेकर 17 तारीख तक जो है उसमें से समुद्र में ना जाएं। बाकी लोगों को कर रहे हैं, लेकिन ये जो कुदरती आफात होती हैं इसमें आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मैनेज कर सकते हैं, नुकसान को कम कर सकते हैं, नुकसान को रोक नहीं सकते। उनकी जो इफेक्ट होगा, कराची में भी तेज़ हवाएं चलेंगी, लेकिन ये कि गवर्नमेंट ने उन शहरों में बिल बोर्ड जो है उनको कहा है कि इसको उतार दो। पिछली दफ़ा जब हुआ था तो कराची में उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, वो गिर गए थे। तो अब गवर्नमेंट मैनेज कर रही। पूरी दुनिया में जो तूफ़ान आते हैं तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी नुकसान होता है, वो कोशिश ये करते हैं कि मैनेज करके कि इस नुकसान मिनिमाइज़ किया जाए। और दूसरा ये होता है कि नुकसान के साथ सबसे ज़्यादा वो कोशिश करते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है और उनको सबसे प्रायोरिटी पे सेव किया जाए। जो बाकी जो माली या स्ट्रक्चरल नुकसान है उसको तो बाद में मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इंसानी ज़िंदगी को दोबारा तो नहीं रिवर्स किया जा सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम क्लाइमेट चेंजेस की बात कर रहे हैं, सो हम ओवरऑल अपने इर्द गिर्द इसके क्या असरात देख रहे हैं? एक तो हम देख रहे हैं कि सर्दी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या ड्यूरेशन कम या ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाना, या गर्मी का बहुत शिद्दत में होना, लेकिन इसके अलावा वो और जो है ओवरऑल हमें किस तरह से जो है ये मौसमियाती तब्दीलियाँ मुतासर कर रही हैं या हमारे खित्ते को या हमारे मुल्क को? देखें, मौसमियाती तब्दीलियाँ आने से क्या हुआ कि हमारे जो वेदर रूटीन के वेदर पैटर्न थे उनमें चेंजेस आ गई, उनके टाइम थोड़े शिफ्ट हो गए, उनकी शिद्दत में इजाफा हो गया। जैसे हम ज़री मुल्क हैं तो ज़री मुल्क पे तो जो मौसमी असरात हैं वो ज़्यादा असर करते हैं, फसलें अब जो बारिशें अगर लेट होंगी तो आपने कोई चावल की या दूसरी क्राफ्ट्स लगानी है तो वो अगर लेट लगाएंगे तो वो टाइम से तैयार नहीं हो सकेंगी। अगर वो तो फिर कुछ लोगों ने ऐसी कंट्रीज़ ने क्या किया कि रिसर्च वर्क को और अपनी रिसर्च को डेवलप करके ऐसी क्राफ्ट्स तैयार कर ली हैं जो इनका मुकाबला भी कर सकते हैं या उस शदीद मौसम का मुकाबला
करें या उसके कम पीरियड में तैयार हो जाएं, और उस महकमा मौसमियात उनकी एडवाइजरी को देखते हुए उन फसलों को उस तरह काश्त किया जाए कि अगर वो बारिशें लेट हैं तो आप 15 दिन फसल को लेट कर लो ताकि उसमें से वो तैयार हो सके। इसी तरह जब हमारी स्नोफॉल और दूसरी चीज़ें का इजाफा होता है तो उसके लिए बिफोर टाइम जो है, जो हमारे टूरिस्ट एरिया, तो उसमें से ऐसा मैनेजमेंट किया जाए कि अगर स्नोफॉल ज़्यादा होती है या कोई और आफत होती है तो उसको मैनेज किया जाता है, बजाय कि हम वो अनमैनेज्ड और तैयार ना हो तो फिर लोगों का और नुकसान ज़्यादा होते हैं। आने वाले दिनों में इसकी एक रिसर्च है कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आएंगी तो पाकिस्तान के लिए एक फैक्टर है जो ब्लेसिंग का है। वो ब्लेसिंग फैक्टर ये कि यहाँ जो है पूरी दुनिया में जो इसका नुकसान होंगे, एक सबसे बड़ा होगा कि वहाँ जो कैनाल्स हैं, दरिया हैं, वो खुश्क हो जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी, और वहाँ जो होगी बहुत सारे इलाके जो होंगे जहाँ फर्टाइल है, हो सकता है वो बैरन हो जाए। पाकिस्तान और अटैच जो इंडिया के कुछ इलाके हैं तो वहाँ ये आने वाले दिनों में तब्दीलियों की वजह से बारिशों में इजाफा होगा। या बारिशों में इजाफा हो तो ब्लेसिंग ये कि आपको पानी जो है दरियाओं में और नहरों में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हमारे लिए तो पानी वबाले जान बन जाता है ना, अनफॉर्चुनेटली। अगर हम उसको प्रॉपरली बिफोर टाइम उस पानी को रिस्टोर करने के लिए या उसको बचने के लिए अगर इंतजाम नहीं कर पाते तो यही ब्लेसिंग जो है, वाटर जो है जिनके शार्टेज होगा उनके लिए तो मुसीबत हो, हमारे पास अजाफी जो है उससे बड़ी मुसीबत सैलाब की सूरत में बन जाएगी, जहमत बन जाएगा। अच्छा, मैं आपसे ना यहाँ पर हम काफ़ी अरसे से ये बात सुन रहे हैं, पिछले 3-4 साल से तो मैं भी सुन रही हूँ, बट आई डोंट नो इसमें किस हद तक हकीकत है कि ये बड़ा आर्टिफिशियली मैनेज किया जाता है मौसमियाती तब्दीलियों को, और जान के हवाओं का रुख मोड़ा जाता है, और स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अमेरिका या कुछ यूरोपियन कंट्रीज़, सो उनके पास कुछ सिस्टम ऐसा है कि आर्टिफिशियली हवाओं का रुख बदल दिया गया, या किसी भी वजह से कि पाकिस्तान को उसके आफ्टर इफेक्ट्स का सामना हो, या कुछ भी ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स की फॉर्म में। लास्ट ईयर भी जो सैलाब आया, सो एक तबका ऐसा भी था जो ये बात कहता था कि बड़ा ही आर्टिफिशियली इस चीज़ को मैनेज किया गया, और ये मगरिब का काम था कि हमें इस तरह से इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़े। सो क्या ये कुदरती आफात क्या वाकई कुदरती होती हैं, या अब इसमें भी वाकई कोई ना कोई सिस्टम डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास ऐसा है जिससे वो नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे ममालिक जो हमको? देखें, इसमें से एक डेवलपमेंट हुई पिछली चंद सालों में, वो था वेदर मॉडिफिकेशन। तो वेदर मॉडिफिकेशन ये है कि जैसे हमारे यहाँ धुंध पड़ती है, फॉग होती है, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, उसमें आर्टिफिशियल जो है स्प्रे करके उसको बारिश की सूरत में करके उसको ख़त्म कर देते हैं, आर्टिफिशियल रेन हो जाती है। और इसी तरह के छोटे मोटी जो वेदर मॉडिफिकेशन तो हो जाती है। ये जो बड़े लेवल की या ग्लोबल लेवल की या रीजनल लेवल की, इसमें सिस्टम में इतनी बड़ी एनर्जी होती है कि उसको आप मॉडिफाई करना या उसमें चेंज करना। 2010 का जब सैलाब आया तो उस वक्त ये चला कि हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए अमेरिका ने यहाँ एक बड़ा सैलाब लाए। उसमें फिर बाद में ये चीज़ साबित नहीं हुई। उसमें ये कि आप देखेंगे तो अमेरिका जो सबसे लीडर है इसमें से साइंस और डेवलपमेंट में, उसके अपने कितने साइक्लोन और टॉर्नेडो आते हैं, उसको तो वो रोक नहीं सकता। अगर वो माइक्रो लेवल का और छोटे लेवल का फिनोमेना अपनी तबाही से नहीं रोक सकता तो पूरी ग्लोब को वो कैसे कंट्रोल कर सकते? क्योंकि इसमें हम एटम बम की बात करते हैं, उसमें बहुत बड़ी एनर्जी होती है, लेकिन इस जो एनवायरनमेंट सिस्टम, इसमें से कई एटम बम्बों की से बड़ी एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना और ये करना, ये जो है ये साइंटिफिकली तो इस फैक्ट को ये नहीं माना माना आपको लगता है कि ये जो हम बातें सुनते आ रहे हैं उनमें कोई इस तरह से हकीकत है? नहीं, इसमें कोई हकीकत अच्छा, नहीं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इस तरह से मौसमी बारिशों का होना या किसी भी ऐसी सूरत हाल का होना जो बिल्कुल अनसर्टेन किस्म की हो, सो वो डेफिनेटली नुकसानदेह है। बट अदर देन दिस, जो हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, यहाँ बसने वाले जो लोग हैं, मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में या मुख्तलिफ स्किन कंडीशंस की अगर हम बात कर लें, तो वो किस सूरत हाल में हमें मौसमियाती तब्दीलियों के आफ्टर इफेक्ट्स भुगतना पड़ सकते हैं, वो बीमारियों की सूरत में हो चाहे वो किसी भी नौयत की हो? देखिए मौसम ऐसी हमारी ज़ात को मुतासर कर मौसम रही ऐसी है। चीज़ है कि जितनी भी इवन के लिविंग थिंग के साथ साथ नॉन लिविंग जो थिंग है उनको भी इफेक्ट करता है। अब देखें कि लाहौर में एक फिनोमेना डेवलप होना शुरू हो गया पिछले चंद सालों के, जो है इसमें से फॉग के साथ साथ स्मोग हो जाती है
और उसकी डस्ट पोल्यूशन की वजह से, और दूसरी उससे क्या होता है कि लोगों के सांस के साथ साथ स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, और इसी तरह हमारे पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। इसी तरह जब बेमौसमी तब्दीलियाँ आती हैं तो सडन जब वेदर चेंज होता है उसी वजह से लोगों के गले और दूसरा इफेक्ट होता है, और जब शदीद गर्मी यकदम होगी तो फिर लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त, जो आपके बॉडी का जो थर्मोस्टेट है वो उस तरह ट्यून अप नहीं होता। अभी पिछले इस 3-4 दिनों में देखें गर्मी पड़ रही तो लोगों की बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए बाहर है कि वो पिछला चंद हफ्ते जो हैं वो बड़े नॉर्मल से कम टेम्परेचर पे गुजरे। सडन जब चेंज आएगी, अगर आपका टेम्परेचर 30 से 31 जा रहा है और एक हफ्ते में भी वो उसका अबव 40 हो जाता है तो आपकी बॉडी उतनी ट्यून अप नहीं होती। तो ये सडन चेंज जो है इंसानी जिस्म पे इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे रीजनल डायरेक्टर महकमा मौसमियात लाहौर शाहिद अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। बस इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।